कुछ समय पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक शॉर्ट अपलोड किया था, जहाँ पे डोफ्लामिंगो को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स आए थे। जहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि डोफ्लामिंगो को मॉन्स्टर ना कहना, अपने आप को मॉन्स्टर साबित करना है। और बहुतों ने ये भी कहा कि डोफ्लामिंगो प्योर मॉन्स्टर है। और यहाँ तक कि डोफ्लामिंगो के लिए बहुत सारे लोगों ने हेट्रेड ज़ाहिर किया, जहाँ पे डोफ्लामिंगो को एज़ अ डीमन भी कंपेयर किया गया। तो आज हम लोग जान लेते हैं, क्या डोफ्लामिंगो सही में इतना खतरनाक कैरेक्टर था और एक परफेक्ट विलेन था कि नहीं? और क्या हमें उसे मॉन्स्टर के रूप में या फिर डीमन के रूप में पोर्ट्रेल करना चाहिए और बताना चाहिए कि नहीं? किसी महापुरुष ने कभी ये बात कहा था कि कोई भी स्टोरी अच्छी या बुरी एक बात के ऊपर डिपेंड करती है कि उसका विलन कितना ज़्यादा अच्छा है। अगर उसका विलन सही में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और उसका कैरेक्टर आर्क बहुत ही अच्छा दिया जाए, तो सही में वो स्टोरी में 4 चाँद लगा देता है और स्टोरी सही में आपकी अच्छी हो जाएगी। और वन पीस में ड्रेसरोसा आर्क का नाम जब-जब आता है, तो हमें एक ही नाम सुनाई देता है, डोन कीहोते दो फ्लामिंगो। और मुझे वन पीस एनिमे देखते हुए बहुत समय हो गया और मुझे एक बात जो वन पीस में बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, जो कि है इसका वर्ल्ड और वर्ल्ड बिल्डिंग। आप इसका वर्ल्ड देख के ही हैरान हो जाओगे, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से इसमें पोर्ट्रेल किया है पूरे वर्ल्ड का, वो सही में काबिल-ए-तारीफ़ है। वन पीस का वर्ल्ड सही में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी ओडा सेंसेई ने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है और आपको एक अलग जर्नी पे ले गए हैं ये अपनी स्टोरी लाइन के थ्रू, जहाँ पे आपको बहुत सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हुए दिखाए जाएँगे और ऐसे-ऐसे कैरेक्टर जो आपके फेवरेट हो जाएँगे। एक बार जब आप इनके कैरेक्टर आर्क को देखोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये कैरेक्टर सही में बहुत ही ज़्यादा पसंद लायक है। आपको साइड कैरेक्टर्स भी इसके बहुत ही ज़्यादा पसंद आएँगे। इन्होंने जिस तरह से इसकी स्टोरी लाइन लिखी है, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। इतने इनॉर्मस वर्ल्ड में भी आपको लगेगा कि नहीं, ये स्टोरी लाइन को और आगे तक कंटिन्यू होना चाहिए। 1000 एपिसोड होने के बावजूद आपको लगेगा कि नहीं, इसे और भी ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से लिखी गई है और एक-एक कैरेक्टर आर्क और एक-एक स्टोरी लाइन को बहुत ही बखूबी से लिखा गया है। आप ये सोच नहीं सकोगे कि किस तरह से ओडा सेंसेई ने इसमें काम किया है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर को इतने अच्छी तरह से दिखाना और वर्ल्ड को इस तरह से बिल्ड करना, वो सही में काबिल-ए-तारीफ़ है, जो सिर्फ़ ओडा सेंसेई ही कर सकते हैं। और आप 1000 एपिसोड के बावजूद ये चाहोगे कि ये और भी ज़्यादा एपिसोड आए और आप वन पीस देखते रहें, क्योंकि इसका वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ओडा सेंसेई ने बहुत ही अच्छी तरीके से वन पीस का वर्ल्ड को बुना है, जहाँ पे आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स पहले टीज़ किए जाते हैं और बाद में वो फाइनल जब अपीयर होते हैं, तो वो सही में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है और एक अच्छा कैरेक्टर आर्क उन्हें दिया गया है और बहुत सारे इंसिडेंट पहले आपको टीज़ कर दिए जाते हैं और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आपको स्टोरी लाइन में दिखाया जाता है, जो कि सही मायने में ओडा सेंसेई को इंसेन बनाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि आगे क्या होने वाला है, जो पहले ही आपको थोड़ी-थोड़ी हिंट करके बता दी जाती है और उसका जो इम्पैक्ट होता है, वो सही में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। आप ये सोच भी नहीं सकोगे, एक-एक छोटा कैरेक्टर आपको लगेगा कि ये यूज़लेस है, लेकिन उसके साथ भी अच्छी तरीके से स्टोरी लाइन के थ्रू एक अच्छा मैसेज ओडा सेंसेई कन्वे कर देते हैं और उसे एक अच्छा कैरेक्टर आर्क भी दे देते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद एक परफेक्ट विलेन हमें स्टोरी लाइन में अभी तक देखने को नहीं मिला था, जहाँ पे हम 800 एपिसोड कंप्लीट कर जाते हैं, जहाँ पे हमें बहुत सारे विलेन इंट्रोड्यूस होते हुए दिखा दिए जाते हैं, जहाँ पे एलाबास्टा में हमें क्रोकोडाइल देखने को मिलता है, उसके बाद हमें एनल हमें देखने को मिलता है स्काइपिया आर्क में और उसके बाद हमें रॉब लूची का कैरेक्टर भी देखने को मिलता है, जो कि हमें एनिस लॉबी में देखने को मिलता है। ये सभी कैरेक्टर्स एक तरह का ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं लूफी के लिए, जहाँ पे लूफी अपने आप को पावर ऑफ भी करता है इन सब लोगों से लड़ने के लिए। लेकिन ये परफेक्ट विलेन नहीं थे, क्योंकि ये इन्होंने उस तरह का काम कुछ किया ही नहीं था। भले ही उन्होंने रॉब लूची को एज़ अ विलेन पोर्ट्रेल किया हो, लेकिन उसने भी ज़्यादा कुछ क्राइम नहीं किया था, बल्कि वो तो अपना ड्यूटी फॉलो कर रहा था, जो उसे असाइन किया गया था। लेकिन अगर हम बात करें डोफ्लामिंगो की, डोफ्लामिंगो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको बस इतने से मतलब है कि वो क्या है और उसे क्या चाहिए, जो कि उसका मेन विलेन पर्सोना को हाइलाइट करता है कि उसे क्या चाहिए और वो क्या है। वो एक पहले सेलेस्टियल ड्रैगन रहता है, जो अपना आइडेंटिटी को फिर से पाना चाहता है और उसके लिए वो किसी तरह की भी क्राइम कमिट कर सकता है। जहाँ पे हमें एल्बास्टा में क्रोकोडाइल दिखाया जाता है, वो कनिंग था, क्लेवर था और एक कदम आगे था अपने ओपोनेंट से और वो जानता था कि वो क्या कर रहा है और वो एक तरह से अपने आप को राजा बनाना चाहता था। वहीं अगर हम इनल की भी बात करें, तो वो भी अपने आप को एज़ अ किंग देखता था, लेकिन डोफ्लामिंगो अपने आप को किंग मानता था और वो चाहता था कि वो पूरी दुनिया को कॉन्कर करे और उसे उस तरह की परिवेश भी दी जाती है, जहाँ पे वो पहले से ही एक सेलेस्टियल ड्रैगन रहता है। पूरे ड्रेसरोसा आर्क में लूफी ने बहुत बार ये कहा था कि वो मिंगो का एस किक करेगा, लेकिन एक बात से वो कभी डिनाई नहीं करेगा कि डोफ्लामिंगो इज ट्रूली इवल। अगर मैं आपको एल्बास्टा के बारे में पूछूंगा, तो आपको रेत याद आएगा। अगर मैं आपको स्काइपिया के बारे में पूछूंगा, तो आपको क्लाउड्स माइंड में याद आएंगे। अगर मैं आपको
एनिस लॉबी के बारे में कहूँगा, तो आपको एनिस लॉबी का याद आएगा। लेकिन अगर मैं आपको ड्रेसरोसा के बारे में पूछूँगा, तो आपको डोफ्लामिंगो की याद आएगी। ये दिखाता है कि डोफ्लामिंगो का क्या प्रेज़ेंस था और उसका क्या कैरेक्टर आर्क दिया गया था थ्रू आउट ड्रेसरोसा आर्क, जहाँ पे आपको डोफ्लामिंगो पहली बार देखने को मिलता है एपिसोड नंबर 151 में, जहाँ पे हमें डोफ्लामिंगो पहली बार अपीयर होते हुए दिखाया जाता है, जो कि उसका लुक से ही आपको पहली बारी में लगेगा कि ये सही में बहुत ही ज़्यादा एविलिश कैरेक्टर है। जहाँ पे वो जगह पे जाकर के जिस तरह से अपना प्रेजेंस दिखाता है और जिस तरह से लोगों को मारता है, वो सही में आपको हिला के रख देगा। डॉन कीहोते डोफ्लामिंगो इज वन ऑफ द 7 वॉरलॉर्ड्स, किंग ऑफ ड्रेसरोसा एंड वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ब्लैक मार्केट्स। अब किंग होना और वॉरलॉर्ड होना तो अपने आप में एक गलत बात नहीं है, लेकिन बिजनेसमैन ऑफ द अंडरवर्ल्ड होना एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है, और इसी के कारण ट्रफलगर डी वाटरलॉ इसके पीछे पड़ जाता है, और उसके साथ इसका कुछ बैक में हिस्ट्री भी रहता है। ट्रफलगर डी वाटरलॉ हैज अ लाइफ लॉन्ग ग्रज अगेंस्ट डोफ्लामिंगो, और यही कारण था कि वो एक रिवेंज प्लान करता है डोफ्लामिंगो के अगेंस्ट में, जहाँ पे उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो सीजर क्लाउन को किसी तरह किडनैप करे और उससे वो सैड फैक्ट्री तक लोकेशन जान जाए, जहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारा सीजर क्लाउन रहता है वो मेन एंटागनिस्ट रहता है ऑफ पंक हजार्ड, और वो एक साइंटिस्ट रहता है, वो एक इवल साइंटिस्ट रहता है जिसने क्रिएट किया था एसएडी, और यही एसएडी का पदार्थ से डोफ्लामिंगो क्रिएट करता है आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स, जिसे वो अंडरवर्ल्ड में बेचता है, और ये आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स काइदो भी खरीदता है, जो कि रहता है वन ऑफ द 4 एम्परर्स ऑफ द सी। और ट्रफलगर डी वाटरलॉ का प्लान रहता है कि वो लोग सीजर क्लाउन को किडनैप करेंगे, जिससे एसएडी का प्रोडक्शन रुक जाएगा और काइदो को वो आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स नहीं मिलेगा, जिसके कारण काइदो अगेंस्ट हो जाएगा डोफ्लामिंगो की, और डोफ्लामिंगो का वो गेम बजा देगा। और उसके बाद क्या, ट्रफलगर डी वाटरलॉ हाथ मिला लेता है स्ट्रॉ हैट्स के साथ, और इस प्लान को वो लोग एग्जीक्यूट करते हैं। और उसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं ड्रेसरोसा में, जहाँ पे डोफ्लामिंगो का राज रहता है, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को डोफ्लामिंगो ने शुगर की मदद से टॉय में कन्वर्ट कर दिया होता है, जहाँ पे उनके रिलेटिव्स उन्हें भूल जाते हैं, और ये बहुत ही सैड वाली बात रहती है, जहाँ पे उनका आइडेंटिटी उन लोगों से छीन लिया जाता है। और ये तो कुछ भी नहीं, उन टॉयज के साथ वो और भी ज्यादा ब्रूटल हो जाता है, जहाँ पे उन लोगों से वो गधा मजदूरी करवाता है और बिन बात का उन लोगों से काम करवाता है अपने फैक्ट्रीज में। और ये चीज आपको दिखाती है कि डोफ्लामिंगो कितना बड़ा इवल कैरेक्टर है, जहाँ पे वो अपने आप को राजा समझता है और बाकी लोग को प्रजा। और ये सब का बस एक ही रीजन रहता है कि डोफ्लामिंगो अपने आप को राजा समझता है। वो समझता है कि वो गॉड है, और वो इंसानों को किसी तरह भी कुचल सकता है, जस्ट लाइक अ इंसेक्ट, जो कि उसे सेलेस्टियल ड्रैगन बनाती है। और ये चीज आपको सेलेस्टियल ड्रैगन्स के साथ भी देखने को मिलता होगा, जहाँ पे उनका भी थिंकिंग ये सेम टू सेम रहता है। जब डोफ्लामिंगो 10 साल का था, तब उसके फैमिली वाले सेलेस्टियल ड्रैगन्स थे, लेकिन डोफ्लामिंगो के पिता को क्लैरिटी आ जाती है लाइफ में, और वो अपना टाइटल एज अ सेलेस्टियल ड्रैगन खो देना चाहते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक वाली बात हो जाती है। और आप जानते होंगे कि सेलेस्टियल ड्रैगन वही थे जिन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट क्रिएट किया था, और ये कुछ भी करते रहते हैं वर्ल्ड में, और ये इंसानों को एज अ इंसेक्ट ट्रीट करते हैं। उन्हें तो ये लगता है कि वही सुपीरियर बीइंग है और वो कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में। और ये प्रॉब्लमेटिक वाली बात इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर आपके पास पावर था, तो आप पावर को अच्छी तरीके से यूज कर सकते थे और आप एक अच्छी राह पे लोगों को ले जा सकते थे, लेकिन आपने उस पावर को छोड़ करके एक नॉर्मल लाइफ जीने को ट्राई किया, जहाँ पे वो बहुत ही उदार इंसान थे और एक अच्छा लाइफ जीना चाहते थे। वो एक अच्छे इंसान थे, वो अत्याचारी नहीं थे और लोगों के साथ भेदभाव नहीं करते थे, और उन्हें तो स्लेव्स भी पसंद नहीं थे। इसलिए वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते थे। और डोफी के परिवार में और भी जितने भी लोग थे, उनका भी सोच लगभग इसी तरह था, लेकिन डोफी इन सभी लोगों में से अलग था। वो एक कट्टर सेलेस्टियल ड्रैगन था। 10 साल की एज से ही डोफ्लामिंगो एक कट्टर सेलेस्टियल ड्रैगन रहता है, जिसके अंदर कट्टरपंथी और क्रुएल्टी भरी हुई रहती है। उसके अंदर एक थोड़ी सी भी सिंपैथी और इम्पैथी लोगों के प्रति नहीं रहती। वो सबको स्लेव बनाना चाहता था और अपने अंडर रखना चाहता था। वो एक कट्टर सेलेस्टियल ड्रैगन था, और ये चीज आपको डोफ्लामिंगो के बचपन से ही देखने को मिलती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसका परिवार इतना अलग था और डोफ्लामिंगो इस तरह का कैरेक्टर वाला कैसे हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि डोफ्लामिंगो के अंदर वो सारी क्वालिटीज थी जो सेलेस्टियल ड्रैगन की थी, और वो सारी क्रुएल्टी डोफ्लामिंगो के अंदर थी, जो कि उसे एक परफेक्ट मॉन्स्टर बनाती है। लेकिन हम जानते हैं कि उस समय डोफ्लामिंगो मात्र 10 साल का था, तो उसकी राय ना लेते हुए उसके पिता ने अपने आदर्शों को फॉलो करते हुए अपना सेलेस्टियल ड्रैगन का टाइटल छोड़ दिया था और एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए चल गए थे। और जब वो वहां से निकल गए थे, तो उन्होंने अपना टाइटल पीछे ही छोड़ दिया था। और ये एक बहुत ही वर्स्ट आइडिया में से एक था,
जिसका भुगतान उन्हें आगे आने वाली स्टोरी लाइन में करना पड़ जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था और उन्हें अभी भी लगता था कि वो सेलेस्टियल ड्रैगन है, जिसके कारण उनके परिवार को बहुत ही ज़्यादा सहना पड़ जाता है और यहाँ तक कि डोफ्लामिंगो और उसके भाई को भी बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है। 10 साल की एज में ही डोफ्लामिंगो के साथ बुली किया जाता है, उसको क्रूसीफाई करके आग में जला दिया जाता है और भी पता नहीं क्या-क्या चीज़ें उसके साथ की जाती है। मॉब लिंचिंग किया जाता है और पता नहीं क्या-क्या उसके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं और एक टाइम में तो इतना खराब कंडीशन हो जाता है कि उसकी माँ के लिए भी उसके पास खाना नहीं रहता है और उसे कूड़े में से खाना चुनना पड़ जाता है। ये बहुत ही सैड स्टोरी में से एक है, लेकिन हम इसे एज़ अ कॉन्ट्रास्ट नहीं कर सकते जो भी उसने डीड्स आगे आने वाले स्टोरी लाइन में की थी, जो कि उससे भी खराब था। और ये सारी चीज़ें जो डोफ्लामिंगो के साथ होती है, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और इमोशनल रहती है। उसको क्रूसीफाई कर दिया जाता है और उसके पिता और उसके भाई को भी उसके साथ क्रूसीफाई कर दिया जाता है और आग जला दिया जाता है, जहाँ के उसके पिता और उसके भाई रो रहे होते हैं, लेकिन उस समय भी डोफ्लामिंगो के मन में सिर्फ रिवेंज भरा हुआ रहता है, जहाँ पे वो चिल्ला-चिल्ला के कहता है कि अगर एक बार वो यहाँ से निकल जाए, तो वो सबको खत्म कर देगा, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, जो कि दिखाता है कि उसके अंदर एक ट्रू डीमन था। और इसके बाद ही डोफ्लामिंगो को मिलती है कॉन्करर्स हाकी, जिसकी मदद से वो अपने आप को बचा लेता है और अपने पिता और भाई को भी बचा लेता है और इसके बाद वो अपनी पुरानी भूखमरी वाली लाइफ में जी रहे होते हैं, जहाँ पे उनका हालत और भी बद से बदतर हो रहा होता है, जहाँ पे उसकी माँ ऑलरेडी मर जाती है और वो किसी तरह अपनी लाइफ सर्वाइवल कर रहे और होते हैं। सिंस उसका फैमिली ऑलरेडी बर्बाद हो गया होता है, तो डोफ्लामिंगो भी अपना एक अलग रास्ता चुन लेता है, जहाँ पे वो कुछ लोगों के साथ मिल करके एक अलग परिवार क्रिएट कर लेता है और उसका परिवार में सब क्रिमिनल्स भरे हुए रहते हैं, जो उसके डीमन को और भी ज़्यादा अग्रेसिव बनाते हैं और उसके डीमन को जगाते हैं और यही डोफ्लामिंगो का डिमोनिक नेचर उसे एक अलग डेस्टिनी पर ले जाता है और यही पॉइंट रहता है कि डोफ्लामिंगो एक इवल कैरेक्टर बन जाता है और उसने जो फैमिली क्रिएट किया होता है विथ फुल ऑफ क्रिमिनल्स, उसके बुरे से बुरे ट्रेड को एम्पलीफाई करवाते हैं और उसको उसकी तरफ झुकवाते हैं। जहाँ पे डोफ्लामिंगो को पावर मिलता है, तो वो सबसे पहले अपने पिता को मार देता है, जहाँ पे उसके पिता एक बहुत ही अच्छे और भले इंसान रहते हैं, लेकिन फिर भी वो डोफ्लामिंगो को माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर के लिए प्रोत्साहित करते हैं और माफी मांगते हैं कि वो एक अच्छे पिता नहीं बन पाए। वहाँ पे हम डोफ्लामिंगो का एक क्रूअल साइड देखने को मिलता है और हम जान जाते हैं कि वो एक परफेक्ट मॉन्स्टर बन गया होता है। हमें उसका पुराना बैक स्टोरी दिखा करके क्रिएटर यही बताना चाहते थे कि उसके साथ बुरा हुआ, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रास्ट में कुछ अच्छा करता, तो हम उसके साथ रिलेट कर सकते थे। आपको ये चीज़ बहुत सारे सीरीज़ में देखने को मिली होगी, जहाँ पे आप नारुतो भी देखे होंगे। तो नारुतो के साथ भले ही जो भी हुआ, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं माना। वो एक अच्छी राह पे चला, लेकिन ये चीज़ आपको डोफ्लामिंगो के साथ देखने को नहीं मिली होगी। उसके बाद भी वो इसी तरह के क्रिमिनल एक्ट्स करता रहा। वहीं आप इसके भाई को देख लें, जो कि था कुरोसा। उसके आँखों के सामने उसके पिता की हत्या कर दी होती है डोफ्लामिंगो ने और इसके बावजूद भी वो एक अच्छा और काइंड कैरेक्टर बन के आता है, क्योंकि वो एक परफेक्ट रिडेम्पशन की आर्क पे चला था, जहाँ पे वो ट्रफलगर डी वाटरलॉ को बचाता है और उसे दूसरा डोफ्लामिंगो बनाने से रोक देता है, क्योंकि वो जानता था कि ट्रफलगर डी वाटरलॉ भी ने बहुत सारी चीज़ें झेली है लाइफ में और वो उसे एक अच्छा लाइफ देना चाहता था, जहाँ पे वो उसकी बीमारी को क्योर करता है और उसे एक डेविल फ्रूट, जो कि था ओपी ओपिनोमी, उसे देता है, जिससे वो अपने आप को ही क्योर कर ले और ये चीज़ आपको कुरोसा के कैरेक्टर में देखने को मिली होगी और ये वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों भाई कितने ज़्यादा अलग थे, जहाँ पे एक भाई ने गलत राह चुनी और दूसरे ने सही राह। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ आपको क्या समझाना चाहती है। और अगेन किसी समझदार व्यक्ति ने एक सही बात कही है, अगर आपको किसी इंसान का ट्रू नेचर देखना है, तो आप उसे पावर दे दो। और डोफी का पास्ट आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है कि उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ था पास्ट में और उसके कारण वो इस सब कार्य कर रहा है। लेकिन अगर वो रिडेम्पशन आर्क में गया होता, तो उसका कैरेक्टर सही में कुरोसावा जैसा देखने को मिल जाता। और अगर आपको अभी भी लगता है कि डोफ्लामिंगो एक अच्छा कैरेक्टर है, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने अपने हाथों से अपने पिता की हत्या की थी। पिता तो छोड़ो, उसने अपने भाई की भी हत्या कर दी थी। और वो बुरे काम करता है क्योंकि वो एक परफेक्ट विलन है और राइटर्स ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है, अ परफेक्ट एग्जीक्यूटेड विलन। और ये तो कुछ नहीं, एक एसबीएस में ओडा सेंसेई ने रिवील किया था कि उसने
वायलेट सामा के साथ भी फिजिकल फोर्सफुल रिलेशनशिप क्रिएट किया था, जो कि आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये चीज़ें डोफ्लामिंगो को एक इवलिश कैरेक्टर बनाती है और एक परफेक्ट विलन बनाती है। この国を救いに来た。俺の名はドン・キホーテ・ド・フラミンゴ。